हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा चैप्टर 9 चल रहा है, शासन प्रणाली। इसमें हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका करेंगे 3rd पार्ट। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के 36 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत है उसकी आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्य राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन है उसका स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कथन ए, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण आर, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख है लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास इस संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक हरी नागरिकता। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भारत के संविधान का संघीय लक्षण है, लेकिन एक हरी नागरिकता ये नहीं है। एक हरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्य में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं, जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में
संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? लिखित संविधान, ये नहीं, लिखित संविधान की ये भी नहीं, कठोर संविधान भी नहीं, संविधान की सर्वोच्चता भी नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति तो ये करेक्ट है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो ये भी नहीं है, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति तो ये भी है, 4 हो गया, 6 हो गया, एंड संवैधानिक संकट तो ये भी है, 7, 8 नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, 4, 6 एंड 7, तीनों एकात्मक तत्व हैं। विकल्प हमारा डी है वो सही उत्तर है। दिए गए सभी तत्व हैं, उनमें से क्रम संख्या 4, 6 एंड 7 उस पर उल्लेखित तत्व ही भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं। क्रम संख्या 1, 2 एंड 3 पर उल्लेखित सभी तत्व ये कौन से परिसंघीय व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। और क्रम संख्या जो 5 है उस पर उल्लेखित तत्व को यदि हम शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में ले तो वह तत्व परिसंघीय व्यवस्था का कारक तत्व अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था के अन्य सभी तत्व इसी तत्व से निकले हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये नहीं है, राज्यपाल है, नियुक्ति ये करेक्ट है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व तो ये भी है, न्यायिक पुनर्विलोकन ये नहीं है, अखिल भारतीय सेवा ये भी है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ये नहीं है। तो 2, 3, 5 ये है हमारे ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। सेकंड, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। थर्ड, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न हैं। फोर्थ, विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। नीचे दिए गए कूट हैं, उनसे सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 करेक्ट हैं। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार 1 और 2 सही है और कथन 3 और 4 ये गलत हैं, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है और साथ ही यह न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है, संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं पूछा है। त्वरित निर्णय तो ये तो है, लचीलापन भी है, का बड़े देशों के लिए आदर्श तो ये नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। केंद्रीय शासन व्यवस्था ये सरकार के एकात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। सत्ता का केंद्रीकरण एवं एकीकृत शक्ति, सरकार की त्वरित निर्णय लेने की शक्ति, क्षमता, संविधान का लचीलापन, एकल न्यायपालिका एवं संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता, एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था आदि। परंतु यह आवश्यक नहीं कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो। बड़े देशों में संघीय व्यवस्था भी बेहतर कार्य कर सकती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, कथन ए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कारण आर, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षता मतलब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता है तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और कारण आर है वो इसकी सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 49, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। कारण आर, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है
क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एंड डी, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण है, इन्होंने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 51, कथन ए दे रखा है और कारण दे रखा है। तो कथन ए है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता है उसको संरक्षित करना था। कारण और विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों आपस में आप में सत्य हैं और आर है वो एक की सही व्याख्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, इसके तहत भारत राज्यों का संघ है जिसमें वर्तमान में कितने 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ। इस प्रकार प्रसंगत कथन और कारण दोनों सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 52 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण आर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली की तथ्य समाहित हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण है वो कथन की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 53, कथन ए, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह ये भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण आर, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। तो इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर है वो इसकी सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के वृहत होने के कारण है इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, तो ये करेक्ट है। बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, तो ये भी करेक्ट है। सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, तो ये भी करेक्ट है। डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, तो ये भी करेक्ट है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके वृहत होने के कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपरोक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है। अतः सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं है, बल्कि सभी सत्य हैं। इसमें हमारा कोई एक आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। ऐसा मानना ज्यादा उचित है। फ्रेंड्स, ये वाली क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे के क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।